हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि हमने बिजनेस स्टडीज के वन शॉट वीडियो की सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं ऑलरेडी 3 चैप्टर के वन शॉट वीडियो डाल चुका हूँ, चैप्टर 1, 2 एंड 3। आज हम चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे, जो है प्लानिंग। जी हाँ, कहते हैं कि हर एक चीज़ की शुरुआत प्लानिंग के साथ होती है। बगैर प्लानिंग के कोई भी चीज़ स्टार्ट करना मतलब कह सकते हो पैसा बर्बाद करना है। तो वैसे ही जैसे हमने पढ़ाई की प्लानिंग की होगी कि आगे कैसे करना है, ठीक है, हमने कॉमर्स चूज़ किया होगा प्लानिंग के साथ साथ, वैसे एक बिजनेस भी प्लानिंग के साथ शुरू होता है। और आगे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज, क्या क्या उसमें एसेट्स लगने वाली, वो सब कुछ हम प्लानिंग में डिस्कस करते हैं या सोचते हैं। तो प्लानिंग जो फ्यूचर में जो एक हमारा मिशन है, जो विजन है, जो गोल है, उसको अचीव करने का एक ब्रिज प्रोवाइड करती है हमको, एक रास्ता, वे प्रोवाइड करता है। तो इस वन शॉट वीडियो में हम इस कंप्लीट चैप्टर को देखेंगे कि मैनेजमेंट कैसे, मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग। तो किस तरीके से प्लानिंग इंपॉर्टेंट है फॉर मैनेजमेंट, फॉर बिजनेस, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, ये वन शॉट वीडियो आप सभी के लिए, कॉमर्स 12th स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे श्योर शॉर्ट आपका जो 8 मार्क्स के लगभग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आप मान के चल सकते हो कि 6 to 8 मार्क्स का तो श्योर शॉर्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बगैर किसी देरी के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लानिंग होती क्या है। तो डिसाइडिंग इन एडवांस, सबसे पहले हमको एडवांस में डिसाइड करना कि क्या करना है। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है। ब्रिज द गैप बिटवीन व्हेन वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, इस गैप को फिल करता है। इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, हमारे पास किसी काम को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, उनमें से कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट होगा। जैसे पास होने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मेहनत करके पास होना है, चीटिंग करके पास होना है, या फिर कुछ जुगाड़ से पास होना है। ठीक है, तो बोर्ड में तो भाई मेहनत से ही पास होना है। ठीक है, टॉपर जो होता है ना, वो टॉपर किसी के साथ मतलब कह सकते हैं वो क्या ही चीटिंग कर सकता हो, वो तो खुद से करता है ना। तो हमको टॉपर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमको प्लानिंग के। तो सबसे पहला है प्रोवाइड डायरेक्शन, ये हमको एक डायरेक्शन देता है भाई, किधर जाना है, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। दूसरी चीज, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं को कम करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि प्लानिंग कम कर सकती है अनसर्टेनिटी, रिस्क को कम कर सकती है, नलीफाई नहीं कर सकती, शून्य नहीं कर सकती, रिस्क को कम किया जा सकता है। भाई बारिश में छाता लेके जाओगे तो भीगने का चांस कम है, लेकिन भीगोगे ही नहीं, इसका मतलब तूफान आएगा ना तो तुम्हारा छाता भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं प्लानिंग से। मेंटेन द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, enhance the decision making and reduce the wasteful activities। इनको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले प्रोवाइड द डायरेक्शन, क्लियरिटी, स्टेटेड गोल एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। ठीक है, ये ग्राफिक्स जो है मैंने आपकी मदद के लिए, चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लगाए हुए हैं, आप समझना। विदाउट प्लानिंग एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं भागेगा। इसीलिए सबको बेहतर प्लानिंग के साथ हम जब एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं तो प्रॉपर डायरेक्शन में सब लोग जाते हैं, एक सेम डायरेक्शन में काम करेंगे, टारगेट जल्दी अचीव होंगे। दूसरा है रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनिश्चितताओं को कम किया जा सकता है, एंटिसिपेट किया जा सकता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज इन फ्यूचर इवेंट्स एंड सजेस्ट सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आर द एनालाइज एंड टू डिटरमाइन द मोस्ट सुटेबल एक्शन। ठीक है, इसको स्वैट एनालिसिस भी कहते हैं। हर इंसान को अपनी लाइफ में भी एक स्वैट एनालिसिस करना चाहिए कि भाई आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसकी वजह से क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, थ्रेट्स एंड डर। तो ये सब आप पहले से डिटरमाइन करके अकॉर्डिंगली इनके हिसाब से आपको एक्शन लेना होगा कि क्या आपकी, देखो वीकनेस और थ्रेट इसको जितना हो सके कम करना होता है। स्ट्रेंथ से हमारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, ठीक है, हमारी ताकत से अवसर मिलते हैं हमको, शक्तियों से। वीकनेस को कम किया करना चाहिए। इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग से हमको इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, आपने देखे होंगे देयर आर प्राइमरी फंक्शंस की हम जिसमें बात करते हैं, तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्शन है, कंट्रोलिंग है, ये 5 प्राइमरी फंक्शंस है। तो उनमें से फर्स्ट फंक्शन है, यहीं से किसी भी चीज की, बड़े से बड़े बिजनेस की शुरुआत भी यहीं से होती है। मैनेजर्स यूजेस न्यू वेज एंड मीन्स टू अचीव द रिक्वायर्ड गोल। मैनेजर्स यूज फोरसाइट, लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी टू अचीव द गोल्स। टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग, बहुत इनोवेटिव आइडियाज कहीं ना कहीं प्लानिंग से ही आते हैं, मिलकर प्लानिंग करना।
मेंटेन्स द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, जो हम कंट्रोलिंग जो हमारा लास्ट फंक्शन माना जाता है प्लानिंग मैनेजमेंट का, उसके लिए जितने भी आप स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हो, यार इंप्लॉय टाइम पे नहीं आ रहे हैं, एक काम करते हैं सैलरी डिडक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो टाइम पे आने लगेंगे, तो वो सारे आइडियाज जो है, इनोवेटिव आइडियाज जो है, स्टैंडर्ड्स जो है, वो कहीं ना कहीं प्लानिंग से मिलते हैं। तो प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड व्हेन प्रॉब्लम्स आर डिटेक्टेड एट अर्ली स्टेज, कहीं ना कहीं इससे हमको अर्ली स्टेज पे प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लिया जाएगा। इट कैन बी रिमूव बिफोर इट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम, ठीक है, और उसे उस प्रॉब्लम को हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। कहते हैं ना, छोटी बीमारी से बड़ी बीमारी हो जाती है। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो प्लानिंग कर लो भाई कि वेट का स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड होता है ना, उससे ऊपर अगर आपका वेट जा रहा है तो समझ लो बहुत सारी बीमारियां आने वाली हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट, enhance the decision making, make a choice from various alternative, make a choice from various alternative। हमारे पास जैसे मैंने कहा कि काम को करने के 3-4 तरीके हो सकते हैं, आपके लिए कौन सा, जैसे आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि भाई तोलो कि कौन सा सही है हमारे लिए। The managers has to evaluate each alternatives and select the most practical plan, ठीक है। आपके पास जो भी अल्टरनेटिव है काम को करने के 4-5 मेथड है, उनमें से सबसे अच्छा कौन सा होगा, सबसे बेहतर कौन सा होगा आपके लिए, सबके लिए नहीं। हो सकता है किसी और के लिए कोई मेथड बेहतर है, बट आपके लिए बेहतर नहीं है, ठीक है। दूसरा है रिड्यूस द वेस्टफुल एक्टिविटीज। जैसे होता है ना कि अभी आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, बायबा बनाया होगा, बहुत सारा रिटर्न वर्क आप अपने दोस्तों से करा लेते हो ना, वो भी एक तरीका है मार्क से बचने का, डांट से बचने का। लेकिन सबके लिए नहीं है ना वो भाई, वो जो गरीब बच्चे जो नहीं पैसा देकर अपने नोट्स बनवा सकते, वो खुद बनाते हैं। और कुछ अमीर बच्चे होते हैं, अमीर ज्यादा होते हैं, वो क्या करते हैं, पैसे देके बनवा लेते हैं, तो ठीक है भाई, वो भी मेथड है, दोनों बच गए डांट से। रिड्यूस द वेस्टफुल एक्टिविटीज, कहीं ना कहीं क्लियरली डिफाइंस द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स फॉर डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। डिफरेंट एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स के बीच में हम पहले से बता देते हैं कि क्या क्या करना है, डिफाइन कर दिया जाता है कौन से काम करने हैं और कौन से नहीं करने। सो विच अवॉइड्स कंफ्यूजन्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स टू कैरी द वर्क स्मूथली, ठीक है। इससे क्या क्या दूर हो जाता है, एक तो कंफ्यूजन दूर हो जाती है, दूसरी चीज मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है, जिससे कि हमारा वर्क स्मूथली चलता रहे। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है भैया, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्रकृति क्या होती है प्लानिंग की, तो सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस है। एक तो प्रकृति ये है, या देखो डायरेक्टली क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं आते, तो सीबीएसई में आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। एमपी बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, स्टेट बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है भाई, हम सबको पता है कि 5 फंक्शंस होते हैं, 5 में से 1 2 3 जो अभी मैंने बताया आपको 4 5, तो ये पहले नंबर का फंक्शन है, ठीक है, प्लानिंग। दूसरा है ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट्स में हमारी काफी मदद करता है, ठीक है। परवेसिव है, यानी हर जगह व्याप्त है, हर जगह मिल जाएगा आपको, हर ऑर्गेनाइजेशंस में, हर टाइप के डिपार्टमेंट्स में ये मिलेगा। फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य की बात करता है, फ्यूचर की बात करता है, यानी प्लानिंग कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, इसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। लीड कंटिन्यूटी एंड मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग का खेल है भाई, प्लानिंग करने के लिए दिमाग का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो प्राइमरी फंक्शंस lays down the base of other functions of the management and all other managerial functions are performed within the framework of plan draw, ठीक है। यानी हर एक चीज, जो भी चीजें हम देखेंगे, यानी कि अदर 4 फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन है। ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये सारे काम, ये चारों के 4 फंक्शंस, यानी इन सब, ये सारे 4 फंक्शंस किस पे डिपेंड है, प्लानिंग पर। तो ये बेस है सबके लिए, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है प्लानिंग। तो प्लानिंग इज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये प्राइमरी फंक्शन है बाकी अदर फंक्शंस के लिए। ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट में काफी मदद करता है। परफॉर्म ड्यूअल फंक्शंस ऑफ सेटिंग द ऑब्जेक्टिव एंड अचीविंग एक्टिविटीज अंडरटेकन टू अचीव द गोल। इंक्रीज द सेल्स बाय 30%, ठीक है। ये हमारे गोल को अचीव करने में भी मदद करता है। प्लानिंग कैसे किया जाए, जैसे किया ना, हाउ टू डू, whom टू डू एंड when टू डू, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, ये सब बताया जाएगा। परवेसिव है, हर जगह, हर टाइप का। रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, बॉटम लेवल हो, या कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह प्लानिंग जरूरी है। एज वेल एज ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, क्लब्स हो, ठीक है, स्कूल हो, एनजीओ हो, सब में। टॉप लेवल इन्वॉल्व्स मोर प्लानिंग देन द लोअर लेवल। सीधी सी बात है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग का मैक्सिमम काम उसी का होता है, बाकी सबका काम एग्जीक्यूशन का होता है, वो एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को।
फ्यूचरिस्टिक होता है, इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर्स। ऑब्जेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड आर डन फॉर फ्यूचर। हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसाइड करके फ्यूचर में हम उनको अचीव करते हैं टारगेट्स। तो फ्यूचरिस्टिक होता है। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, सीधी सी बात है भाई, देखो ना ये सोच रहा है थोड़ा बैठ के लेट के आराम से सोच रहा है कि यार क्या करूं कि सेल बढ़े, क्या करूं कि प्रॉफिट बढ़े, क्या करूं कि कंपनी को ग्रोथ मिले। तो ये सब कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग का काम है। इन्वॉल्व्स चॉइस फ्रॉम द अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड एक्टिविटीज, केयरफुल एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग का आपका काम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लीड कंटिन्यूटी। हमेशा चलने वाला काम है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आपने कभी अगर किसी पार्क वगैरह में गए होंगे, एम्यूजमेंट पार्क, तो आपने देखा होगा इसमें आप चलते जाओ, ये भैया घूमता जाता है, खत्म ही नहीं होगा, है ना, दुनिया गोल है ना, उस तरीके से। सो लीड कंटिन्यूटी, प्रिपेयरिंग फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड मे बी फॉर अ मंथ एंड क्वार्टर एंड ईयर और ईयर बाई ईयर कंटिन्यूअसली प्लानिंग चलती रहेगी। ठीक है, एट द एंड ऑफ दैट पीरियड न्यू प्लान टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड द फ्यूचर कंडीशंस। आप अपने स्कूल में भी देखो, हर साल के कुछ नए नए प्लान होते हैं, हर साल एग्जाम चलता रहता है, हर साल का सिलेबस बदलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग नेवर एंडिंग प्रोसेस, कंटिन्यू रहती है, हमेशा भविष्य में चलती रहेगी। फिर है मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, प्लान बनाना बुद्धिमान लोगों का काम है, इसीलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट इस काम को देखता है। सोचो, जो लोग काम करते ही नहीं है उन लोगों की सबसे ज्यादा सैलरी होती है, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन जो लोग काम करते नहीं है वो बहुत ज्यादा दिमाग वाला काम करते हैं, सोचते हैं कि कैसे टारगेट अचीव किया जाएगा, कैसे स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, कैसे कंट्रोल किया जाएगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, टारगेट को अचीव करना वगैरह वगैरह। तो ये मेंटल एक्सरसाइज है, रिक्वायर्स एप्लीकेशंस ऑफ द माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशंस एंड साउंड जजमेंट, required logical and systematic thinking rather than guesswork and wishful thinking कि जो मेरा मन हुआ, जैसा मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। हिट एंड ट्रायल नहीं चलता भाई, यहाँ पे सब कुछ इंटेलिजेंट लोगों का काम है, सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, अकॉर्डिंगली चलता रहता है। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, अब भाई प्लानिंग ऐसा तो नहीं, भगवान तो है नहीं, हर एक चीज की सीमाएं होती हैं, तो क्या क्या सीमाएं हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्लानिंग क्या नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, एक सबसे पहला ड्रॉबैक इसका क्या होगा कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। भाई प्लानिंग टाइम तो लेती है, जो टॉप लेवल में जो 2-4 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, वो टाइम तो ले रहे हैं ना, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरी चीज इनफ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपने बिन स्टडी के अलावा अगर आपने इकोनॉमिक्स में बजट पढ़ा होगा, तो बजट भी तो एक फ्यूचर प्लानिंग ही होती है, पूरा साल लग जाता है भाई अच्छा खासा उसमें बजट बनाने में। फिर अभी नेक्स्ट वीक हमारा बजट आने भी वाला है। फिर है मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक चेंजिंग इन्वायरमेंट। चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम नहीं करता, बहुत तेजी से रैपिडली जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, कंडीशंस चेंज हो रही है, वहां पे आपकी प्लानिंग काम नहीं करेगी। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, कॉस्ट भी आती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ती है। मेंटल एक्सरसाइज है ना भाई। डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस, हमने बहुत अच्छी प्लानिंग की लेकिन प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कई बार हमने सुना होगा यार हमने प्लानिंग तो बहुत बढ़िया की थी लेकिन सब फेल हो गया। ठीक है, कोविड के टाइम पे पहले किसी ने सोचा था कि कोविड से पहले कि इतनी खतरनाक एक पैंडेमिक आएगा और पूरा सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, तो डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। तो कई लोगों ने रिसेंटली प्लानिंग की होगी, नहीं चली होगी। ठीक है, इसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि नेवर एंडिंग है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट्स रिक्वायर्स कलेक्शंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं टाइम लगता है, तो दैट्स व्हाई इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा इनफ्लेक्सिबिलिटी डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। अब भाई बॉस ने जो चीज डिसाइड की है, बॉस ने बहुत टाइम लिया और बहुत टाइम के बाद जो चीज डिसाइड की है, अब तुम मिडिल लेवल वाले सोच रहे हो या सुपरवाइजर या लोअर लेवल वाले सोच रहे हैं कि हम अपने हिसाब से कुछ कर लें, चांस ही नहीं है। बॉस बहुत लताड़ेगा तुमको, बहुत डांटेगा। तो इन दैट केस डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इंप्लीमेंट दीज प्लान, यानी कि इफ एंड बट का कोई केस नहीं होता, बॉस ने जो बोल दिया वो करना होता है। तो दे डोंट यूज देयर ऑन जजमेंट। खैर हमने ये हेनरी फ्यूल ने तो बोला था कि सबके सजेशंस बहुत जरूरी हैं, सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे जो बॉस ने बोला वही करना है। और अक्सर आपने सुना बॉस ने मुझे ऐसा बोला है मैं तो ऐसा ही करूंगी। आप घर में भी बोलते होंगे ना, जैसे छोटे भाई बड़ा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई बोलता होगा मेरे को मम्मी पापा ने ऐसा बोला मैं ऐसे करूंगा, मैं आपकी नहीं सुनने वाला। तो ये अक्सर होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आ जाती है, रिजिडिटी जिसको हम कह सकते हैं। may not work in a dynamic situation या dynamic environment. It becomes difficult to accurately plan future if economic policies are modified. बहुत तेजी से जब पॉलिसीज चेंज होती हैं वहां पर प्लानिंग काम नहीं करती है। तो पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशंस, लीगल एनवायरनमेंट,
मे अफेक्ट इट्स वर्किंग। ठीक है, हमने जो हमने लास्ट वन शॉट वीडियो देखा बिजनेस एनवायरनमेंट, इन पर हमारा जोर कहाँ चलता है? जहाँ डायनेमिक एनवायरनमेंट है, भाई सरकार चेंज हो गई, जो जिस ऑफिसर ने हमारा कोई काम सैंक्शन किया था वही चला गया यहाँ से, तो बहुत सारी चीज़ें होती है भाई। जहाँ पे डायनामिक इन्वायरमेंट है वहाँ पर प्लानिंग बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकती। ठीक है, जिस दोस्त के सहारे बैठे थे कि मेरे जस्ट पीछे वो बैठता है, मैन एग्जाम में वो किसी दूसरे रूम में जाके बैठ गया, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर काम नहीं करेगा आपका। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट क्योंकि सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड विच इंक्रीज द कॉस्ट। जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो लोग बैठे होते हैं, सीईओ सीएफओ, इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं, और इनका काम प्लानिंग का होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो डिटेल्ड प्लान्स रिक्वायर्स साइंटिफिक एंड आई डोंट नो क्या लिखा है, टू लर्न फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, कैलकुलेशंस टू लर्न फैक्ट्स एंड फिगर के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, और दैट्स वाई प्लानिंग में कॉस्ट ऑफ प्लानिंग इज अ नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव साइड, और इसके लिए ये इसका एक ड्रॉबैक बन जाता है कि बहुत ज़्यादा लागत आती है इसमें, या अधिक पैसा खर्च होता है। डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। इतना पैसा देने के बाद भी तुमको क्या लगता है नोकिया को किसने बर्बाद किया होगा? नोकिया के नाम सुना होगा आपने, मेरे सैया है सौकिया लाए मोबाइल नोकिया पुराना गाना था। ठीक है, तो डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस की नोकिया का जो सीईओ था वो कोई अनपढ़ इंसान थोड़ी ना था, लेकिन उसने गलत डिसीजंस लिए। उसने जब एंड्रॉयड लाना था तब विंडोज़ मोबाइल लेकर आ गया। ठीक है, और जब पूरी दुनिया एंड्रॉयड पर आ रही थी तब भी वो अपने विंडोज़ फ़ोन चला रहा था। कहीं ना कहीं इस ड्रॉबैक की वजह से, इस गलत डिसीजन की वजह से पूरी कंपनी बर्बाद हो गई। तो प्लान्स आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट एंड विच आर सिंपल एस्टिमेट्स अबाउट द फ्यूचर। सिंपल एस्टिमेट्स होते हैं, तुमने सही सोचा होगा, हो सकता है, लेकिन वो गलत पड़ गया आपके ऊपर। इफ द फोरकास्ट आर नॉट करेक्ट, प्लान बेस्ड ऑन द सेम मे गो रॉन्ग। ठीक है, आपने जो सोचा था उल्टा पड़ गया। इतनी देर से सोच रहा था ना बॉस, बैठा बैठा सब कुछ डाउनफॉल आ गया। ठीक है, दूसरा, तो प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है? अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने होते हैं, फिर डेवलपिंग द प्रीमाइसेस, जिन चीज़ों से ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाएंगे, आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, एक काम को कितने तरीके से किया जा सकता है, उसको इवेल्युएट करना कि उनमें से बेहतर कौन है, उनमें से वो ऑप्शन सेलेक्ट करना जो सही है आपके लिए, जो बेहतर है उसको सेलेक्ट करना, इंप्लीमेंट करना, उसका फिर फॉलोअप लेते रहना। ये है पूरी की पूरी प्लानिंग प्रोसेस। हम कह सकते हैं कि इस प्लानिंग प्रोसेस से कोई भी जो प्लान होता है वो स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव से, प्रीमाइसेस यानी इक्विपमेंट्स में क्या क्या लगेगा, आइडेंटिफाई करिए कितने तरीके से उसे फुलफिल किया जा सकता है, इवेल्युएट करिए किसमें कितना खर्च आएगा, सिलेक्ट कर लीजिए, इंप्लीमेंट कर लीजिए, फॉलोअप यानी कि पीछे मुड़ के भी देखना है कि हमने जो प्लान सिलेक्ट किया था वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, वन बाय वन हम देखते हैं। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला काम, फर्स्ट काम है हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करना कि किस चीज को लेकर आप प्लानिंग कर रहे हो। एंड गोल एंड गोल्स फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क। ठीक है, वो गोल जिसके लिए हम टारगेट, वो हमारा, जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छे मार्क्स लेकर आना, अच्छा स्कोर करना, घर वालों को खुश करना, ये सब है, और अपना लाइफ सेट करना भाई, तो वही गोल है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि सपोज करिए आपका गोल है 90% मार्क्स, प्लस मार्क्स आपको स्कोर करना है, ये हो गया गोल। शुड बी वेल डिफाइंड, आपने सोच लिया 90% ही चाहिए, स्पेसिफिक है, क्वांटिटिव है। मैनेजर्स मस्ट कंट्रीब्यूट आइडियाज एंड पार्टिसिपेट इन द ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस। ये आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। अब दूसरा हमारा काम करते हैं डेवलपिंग द प्रीमाइसेस। सर 90% आएंगे कैसे, इसको लाएंगे कैसे? ठीक है, अब इसको पढ़कर लाया जा सकता है, चीटिंग करके लाया जा सकता है, किसी को पैसे खिलाकर लाया जा सकता है लोकल क्लास वगैरह में। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ द फोरकास्टिंग फ्यूचर कंडीशंस likely have the influence on the goal, like demand for a good cost of raw material or state of the technology, government policies etc. know the planning premises, state of technology check करना है, competitors policy क्या है वो check करना है, government policy क्या है वो check करना है। ठीक है, डिमांड फॉर द गुड्स क्या है, सारी चीजें आपने सोच समझ ली, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है। मैं जो बता रहा था पहले वो एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो आपने सारी प्रीमाइसेस की, इन सबको चेक कर लिया कि भाई क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, कैसे हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे होगा, तो ये हमने सब देख लिया। फिर आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उस काम को कितने तरीके से किया जा सकता है। तो मेनी वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एंड अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, जैसे सेल्स कैन बी इंक्रीज बाय ऑफरिंग द मोर डिस्काउंट, सेल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, डिस्काउंट देकर बढ़ाया जा सकता है। हमने देखा ना कि किस तरीके से अगर हमको रेवेन्यू बढ़ाना है तो हमने, या सेल बढ़ाना है तो डिस्काउंट देकर बढ़ाया जा सकता है। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट
इंट्रोड्यूस कर दिया। जब आईफोन 16 बिकना कम हो जाता है तो 17 आ जाता है, 17 जब बिकना कम हो जाएगा 18 आ जाएगा। मोर एडवर्टाइजमेंट, ज़्यादा विज्ञापन करके एंड अट्रैक्टिंग द न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर को भी हम मार्केट में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसने अभी तक हमारा गुड्स नहीं खरीदा है लेकिन खरीद सकता है, तो उस पोटेंशियल कस्टमर को ढूंढो और उसको ऐसे ऑफर दो कि वो भी भाई हमारे कस्टमर बन जाए। इवेल्यूटिंग द अल्टरनेटिव कोर्स, अब हमने जो 4 देखे हैं इनमें से कौन सा बेहतर है, हमें तो सेल बढ़ानी थी, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल नहीं है सेल बढ़ाना है। जैसे आपको मार्क्स बढ़ाना है तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, मार्क्स बढ़ाने के भाई ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, कंसेप्चुअल लर्निंग कर सकते हो, मेरे वन शॉट वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, दीज आर दी वेज कि आप कैसे मार्क्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल चलाना कम कर दो, ये भी एक तरीका है, ठीक है, जो गेम वगैरह खेलते रहते हो, लाइफ का गेम हो जाएगा बेटा। तो इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, तो आपने देखा कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईच प्रपोजल नीड टू बी इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, जैसे रिड्यूसिंग द प्राइस विल अफेक्ट द रेवेन्यू, अभी हमने यहाँ पर देखा था ना एक पहले कि भाई ये क्या दिख रहा है आपको कि आपने यहाँ पर देखा कि डिस्काउंट दोगे तो प्राइस कम करोगे, तो इसकी वजह से एक ये भी चीज होगी ना कि हमारा रेवेन्यू गिर जाएगा। तो हमें इसमें से फिर दूसरा तरीका, सर हम नया प्रोडक्ट ले आए तो भाई पुराने प्रोडक्ट की जो R&D की कॉस्ट है वो वसूली नहीं हुई, हमको क्या करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट, ये भी तो कॉस्ट को बढ़ा रहा है, हमको ये वाला तरीका मुझे तो अच्छा लग रहा है, नए कस्टमर को जोड़ो, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करो, पुराने तो हैं नए को जोड़ो, जिसकी वजह से हमारी सेल बढ़ेगी। आईफोन क्या करता है, नए वो सस्ते वाले फोन भी लाता है ना साल में एक, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो लोग जो महंगा 3 कैमरे वाला नहीं खरीद सकते वो 2 कैमरे वाला खरीद सकते हैं, जो 2 कैमरे वाला भी नहीं खरीद सकते वो 1 कैमरे वाला खरीद सकते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आईफोन हर सेगमेंट के कस्टमर को टारगेट करने की कोशिश करता है। वो अलग बात है कि लोगों को 1 कैमरे वाला भी महंगा लगता है, फिर वो एंड्रॉइड पे आ जाता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हमने देख लिया, फिर यहाँ पर इवेल्युएट भी हमने कर लिया कि भाई देखना है कि कौन सी चीज से हमारा ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। फिर है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, अब उसमें से कोई तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, जो आपने 4 अल्टरनेटिव देखे हैं, 4 में से आपने देखा कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड मोस्ट पॉसिबल प्रॉफिटेबल एंड विथ लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, जिसमें कुछ भी नेगेटिव जाने का कम चांस है। जैसे अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड कैन बी बेटर ऑप्शन, कस्टमर की नीड को समझो, नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेकर आओ। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने फ्लैगशिप फोन के साथ साथ सस्ते फोन भी निकालती हैं, वो एक नीड ऑफ कस्टमर है, ठीक है, उसको समझो और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करो। इंप्लीमेंट द प्लान, प्लान को फिर इंप्लीमेंट करना, आपने देख लिया कि भाई नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ हमको ऐसा करना पड़ेगा, या तो सस्ते फोन लाने पड़ेंगे वगैरह वगैरह जो भी है। तो कंसर्न विद द पुटिंग द प्लान इनटू द एक्शन, ठीक है, कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू द एक्शन, जो भी आपने इन 4 अल्टरनेटिव में से या आपने पढ़ाई के लिए जो भी तरीका सोचा है उस तरीके में से अब आपको एक को एग्जीक्यूशन में लाना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, टू इंक्रीज द सेल्स मोर एडवर्टाइजमेंट, जैसे हमने यहाँ पर एक तरीका सीखा कि ज्यादा विज्ञापन करने से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, एंड सेल्स प्रमोशनल मैथड इज कंसिडर्ड, ठीक है, हमने एक मेथड अपना लिया कि हमारी कम सेल हो रही थी, कस्टमर हमको नहीं जानता था, तो हमने प्रमोशनल टेक्निक्स यूज कर ली, हमने डिजिटल मार्केटिंग या जो भी करना है मार्केटिंग से हम कस्टमर बढ़ाएंगे अपना। फॉलो अप एक्शन, भाई जो आपने अल्टरनेटिव यूज किया था, जो मेथड यूज किया था, उस मेथड का फॉलो अप करते रहना। बहुत सारा विज्ञापन कर दिया लेकिन सेल बढ़ी नहीं रही, तो भाई विज्ञापन से काम नहीं होगा, कस्टमर को अभी भी तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा लग रहा है तो हो सकता है डिस्काउंट देना पड़े। तो इसीलिए प्लानिंग में ये सारी चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर फॉलो अप तक ये सारी चीजें एक प्रोसेस है, पूरी की पूरी प्लानिंग प्रोसेस है। चेक प्लान्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। कई बार बच्चा भी क्या करता है, रात को देर रात पढ़ के देख लिया, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कभी कभी सुबह उठ के देख लिया, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो सुबह उठ के पढ़ना शुरू करेगा। तो अलग अलग प्लान जो बनाता है, उन प्लान से जिस प्लान से उसके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ जाएगा वो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। अलग अलग जगह से पढ़ के देख लिया, ट्यूशन जाके देख लिया, ऑनलाइन पढ़ के देख लिया, ठीक है, पर्सनल ट्यूशन ले ली, देखो किससे मार्क्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। अब लेकिन एग्जाम तक यही मत करते रहना कि बदलते रहो हर हफ्ते, अब एग्जाम आ गया बहुत नियर बाय, पढ़ना शुरू करो भाई अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। दूसरा, वंस अ प्लान इज इंप्लीमेंटेड इट्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग जरूरी है। ये क्या कर रहे हैं, हमने जो प्लान बनाया था उसका फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है, पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि हमने जो प्लान एग्जीक्यूट किया था उस प्लान से क्या हमको वो सफलता मिल रही है जो हमको चाहिए थी। इसीलिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग उसकी जरूरी है, आंखें गड़ा के रखो अपने प्लान के ऊपर, ठीक है। इसीलिए आपके टर्म 1 टर्म 2 और प्री बोर्ड्स एग्जाम्स होते हैं, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को चेक करते रहो। सर मैंने तो अभी तक नहीं दिए, मेरा तो डमी था, मैं तो सीधा फाइनल एग्जाम दूंगा, तो भैया अपने सैंपल पेपर मैंने लगा रखे हैं, मैंने सॉल्व करवा रखे हैं,
आप सैंपल पेपर लगा के देखिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, चेक करिए, उससे खुद से करके देखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम के एक दिन पहले आप सोचते हो कि मैं लगाऊंगा, ये सब नहीं होगा, अभी से सब करना पड़ेगा, फॉलो अप जरूरी है। टाइप्स ऑफ प्लान, अगर प्लान की बात करूं तो 2 टाइप के प्लान होते हैं। वैसे एमपी बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता, बट सीबीएसई में पूछा जाता है, ठीक है, और अभी भी ये सिलेबस से लगभग आउट है, लेकिन कई बार एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, या सीयूटी का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है। सिंगल यूज प्लान होते हैं, सिंगल यूज प्लान जो एक बार बनाया जाता है और एक बार यूज किया जाता है। स्टैंडिंग प्लान जो एक बार बनाया जाता है बट मल्टीपल टाइम यूज होता है, इसको स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। सिंगल यूज प्लान, मेथड, प्रोग्राम और बजट आगे हम पढ़ेंगे, ये 3 इस कैटेगरी में आते हैं। कोई भी मेथड सिंगल यूज हो सकता है, प्रोग्राम एक ही बार होता है, हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग प्लानिंग होती है, बजट एक ही बार बनता है, हर साल गवर्नमेंट दोबारा बनाती है और अलग अलग तरीके से बनाती है, तो सिंगल यूज है। स्टैंडिंग प्लान जैसे ऑब्जेक्टिव हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा हमेशा, स्ट्रेटेजी हमारी हो सकती है सेम हो, पॉलिसी सेम हो, प्रोसीजर और रूल, ये स्टैंडिंग प्लान होते हैं, बार बार इनको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ऑब्जेक्टिव्स, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, इन्हीं प्लान्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये प्लान के सब प्लान्स हैं, पार्ट ऑफ प्लान, तो इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर, ये सिलेबस में है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एंड्स विच इज मैनेजमेंट ट्राई टू अचीव, भाई वो हमारा टारगेट, वो एम जिसको हमको अचीव करना है, जैसे 90% मार्क्स लेकर आने हैं आपके, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। फीचर्स क्या होता है? सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट, कंपनी में ये ऑब्जेक्टिव सेट किसके द्वारा किया जाता है? टॉप मैनेजमेंट। इस साल हमको 20% सेल इंक्रीज करनी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटिव टर्म्स एंड रिटर्न स्टेटमेंट में हो सकता है, मिशन विजन गोल में हो सकता है ऐसा। एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स बाय 10%, ये लो वही लिखा है, 10% से हमको सेल बढ़ाना है, ये आपको हर जगह चिपका दिया, इस महीने का, इस महीने का, इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा ये टारगेट है। स्ट्रेटजी, व्हाट आर दी स्ट्रेटजी, हम कैसे अचीव करेंगे, तो कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी हमको, रणनीति जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब रणनीति क्या होती है भाई? भाई रण तो मतलब युद्ध, बैटलफील्ड होता है, तो एक्चुअली क्या होता था, रणनीति क्यों वर्ड है कि जब पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वहां पे जो ना रण जीतने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले जो लोग होते थे, स्ट्रैटेजर, उनका काम तो अब खत्म हो गया क्योंकि वॉर हो नहीं रही। उन्हीं लोगों को बिजनेस में लेकर आ गए, तो बोले एक काम करो, अब तुम स्ट्रैटेजी बनाओ कि हम आगे कैसे निकल सकते हैं, हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी अब बिजनेस में यूज हो रही है, ठीक है। और ये तो चल ही रहा है, एक दूसरा देश, अभी भी इंटरनल बैटल तो चल ही रहे हैं, इंटरनल जो पड़ोसियों के साथ, नेबर कंट्रीज के साथ। तो मीनिंग क्या है? कॉम्प्रहेंसिव प्लान्स फॉर अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ये कॉम्प्रहेंसिव प्लान है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है भाई 90% मार्क्स कैसे आएंगे, इसकी स्ट्रेटजी बनाई आपने। फीचर्स इंक्लूड्स 3 डायमेंशंस, डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अडॉप्टिंग द पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, allocating the resources necessary to achieve the objective, and business environment is to consider which may affect an organization strategy. Example है जैसे the company's marketing strategy, who are the customer and who are the customers and what is the demand for the product, ठीक है। आपको ये स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी, ये बनाना पड़ेगा कि भैया हमारा असली कस्टमर कौन, कस्टमर बेस कौन है और उसकी डिमांड क्या है। जैसे जियो ने आइडेंटिफाई किया था, इंडिया में सब फोन पे लगे हुए हैं, सबको डेटा चाहिए, तो कस्टमर कौन है? जिनको डेटा चाहिए। एंड व्हाट इज द डिमांड? सस्ता डेटा। आइडेंटिफाई कर लिया ना, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी? जियो की स्ट्रेटजी क्या थी स्टार्टिंग में कि इंडिया में, जब इंडिया में जियो आया, 130 करोड़ के आसपास की आबादी, हर बंदे को एक सिम चाहिए, ठीक है, मतलब छोटे बच्चों को छोड़कर सबको ही चाहिए लगभग, ठीक है। तो 130 करोड़ तो कस्टमर है, एंड उनकी डिमांड क्या है? डेटा। कहते हैं घर में आटा खत्म हो जाए ना तो चावल काम आ जाएगा, लेकिन अगर मोबाइल में डेटा खत्म हो जाए ना, कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। डेटा ही चाहिए, डेटा की जगह, डेटा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो डेटा इज द डिमांड ऑफ द कस्टमर। दोनों चीजें आइडेंटिफाई की, दोनों पे काम करना शुरू किया, आज सबसे बड़ी कंपनी बन गई है टेलीकॉम सेक्टर की। पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी क्या होती है? जर्नल स्टेटमेंट होते हैं, कंपनी के स्टैंडिंग प्लान का पार्ट होते हैं। जर्नल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, कि भाई हमको पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि हमको किधर ले जाना है, उसके लिए हमारे एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देना कि भाई टाइम पे आइए, टाइम पे जाइए, ठीक है। अगर आप विदाउट इंटीमेशन छुट्टी लेते हैं तो सैलरी कटी, ये सब पॉलिसीज हो सकती है। तो गाइड्स टू मैनेजर डिसीजंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजी, एंड देयर आर पॉलिसीज फॉर ऑल लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल पर अलग अलग पॉलिसी हो सकती है। Define the broad parameters
विद इन विच अ मैनेजर्स में फंक्शंस। ये ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं जिनके अंदर अंदर आपको काम करना है, इनके बियॉन्ड नहीं जा रहा है। ये वो बाउंड्रीज हैं जिनको क्रॉस करोगे तो फाइन लग जाएगी। एग्जाम्पल है नो क्रेडिट, ये हमारी पॉलिसी हो सकती है। डील्स ओनली टू होलसेलर्स, ये हमारी पॉलिसी, हम रिटेल में डील ही नहीं करते, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो सकती हैं। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी। भाई डिफरेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, खासकर एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम में 4 से 5 डिफरेंस तक आ सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम 3 तो आप मान के चलो बेन स्टडीज में डिफरेंसेस आते हैं, और इसमें से एक डिफरेंस इस चैप्टर में से पक्का आएगा। तो जो बच्चे सोचते हैं ना कि मेरे वन शॉट वीडियो देख रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, मैं आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर से एक वन शॉट एक जो डिफरेंस है वो पक्का आएगा, जिसमें से पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पॉलिसी क्या होती है, गाइड टू द थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जबकि ऑब्जेक्टिव एंड पॉइंट फॉर विच एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। ठीक है, एंड पॉइंट मतलब अंतिम ध्येय, जो लास्ट में हमको ऑब्जेक्टिव 90% लाना हमारा क्या है, मार्क्स लाना है। और पॉलिसी क्या है, गाइड टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है। पॉलिसीज डिटरमाइन हाउ द वर्क इज टू बी डन, पॉलिसी से ये होता है काम को कैसे किया जाएगा, एंड डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन, क्या किया करना है, ये डिसाइड किया जाता है ऑब्जेक्टिव में। अ गाइड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का अंतिम है और ये गाइडेंस है। दूसरा सेट अ मिडिल, टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट पे अलग अलग होती है, ये सब सेट एट टॉप लेवल बनाता टॉप लेवल है, ऑब्जेक्टिव सबके लिए कॉमन होता है। नैरो कॉन्सेप्ट है और ये वाइडर कॉन्सेप्ट है। भाई इसमें सब कुछ आ जाता है, अगर 90% मार्क्स आ गए ना तो आपका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव, कि 90% मार्क्स आ गए, घर वाले जो मांगोगे वो दिला देंगे, शायद बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि हर घर की अपनी कहानी है। दूसरी चीज, अच्छे मार्क्स आने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आगे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, आपका करियर ब्राइट है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें अपने आप में समेटे हुए हैं। प्रोसीजर क्या, काम को कैसे, टारगेट को अचीव करने का तरीका क्या होगा। रूटीन स्टेप्स टू कैरी आउट द एक्टिविटीज टू अचीव द सेम सम पॉलिसी या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। फीचर्स क्या है, दे आर स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लिखा होता है, बताया जाता है कि किस ऑर्डर में काम करना है, किसके बाद क्या क्या करना है, ये सब प्रोसीजर पहले से डिसाइड होगा। जर्नली मीन्ड फॉर इनसाइडर्स टू फॉलो, जो कंपनी के लोग हैं उनके लिए बनाया जाता है। एंड स्टेप्स टू बी कैरीड आउट विद इन अ ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। एग्जाम्पल क्या है, प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग एम्प्लॉय, पूरा एक हमारा कंप्लीट प्रोसीजर होता है ना कि पहला रिटर्न एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, एंड फाइनल फिर सैलरी पे बात होगी और फिर फाइनल करेंगे। तो वो स्टेप्स होते हैं। डिफरेंसेस पॉलिसी और प्रोसीजर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो पॉलिसी गाइड टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में, जबकि ऑपरेशनल गाइड टू एक्शन के लिए होता है। ब्रॉड एंड जर्नल होती है, जबकि डिटेल्ड एंड स्पेसिफाइड होता है कि कैसे काम करना है किसी भी पर्टिकुलर टास्क का। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज बनाई जाती हैं, बेस्ड ऑन पॉलिसीज प्रोसीजर सेट किए जाते हैं। हमारी जो पॉलिसी है कि हम किसी भी चलते फिरते को एम्प्लॉय नहीं रख लेंगे, तो फिर हमारी पॉलिसीज की ये पॉलिसी है, तो प्रोसीजर क्या होगा, प्रॉपर एग्जाम होगा। ठीक है, नो सीक्वेंस स्पेसिफाइड, पॉलिसी में कोई सीक्वेंस नहीं होता, लेकिन इसमें प्रॉपर बेस्ड ऑन पॉलिसी सीक्वेंस डिसाइड किया जाता है, यानी प्रोसीजर पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलता है। मेथड किसी काम को करने के 3-4 मेथड हो सकते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, आपके पास 3 मेथड है। तो भाई कौन सा बेहतर है, तो प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वेज, आपको तरीके बताते हैं, ठीक है, जिनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना है कि कौन सा तरीका, कौन सा मेथड हमारा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करेगा, जो सही होगा। फीचर क्या होते हैं, इट डील्स विद अ टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ द प्रोसीजर एंड स्पेसिफाइज हाउ दीज स्टेप्स टू बी परफॉर्म, ये स्टेप्स कैसे परफॉर्म की जाएंगी। सिलेक्शंस ऑफ प्रॉपर मेथड सेलेक्ट करना, जिससे हमारा टाइम बचे, पैसा बचे, मनी बचे, एंड एफर्ट्स एंड इंक्रीज द इफिशिएंसी, और हमारी इफिशिएंसी इंक्रीज हो, इफिशिएंसी में बढ़ोतरी हो। एग्जाम्पल, मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग एन इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट करने के मेथड्स आपको बताए जा सकते हैं। ठीक है, या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो मेथड्स आपने देखे होंगे, जिसमें आपकी टाइम बचता है, पैसा बचता है, कॉस्ट, या जिससे आप इफिशिएंट हो। ठीक है, रूल यानी कि तरीके, रूल को मतलब नियम। ठीक है, रूल मतलब क्या होते हैं, नियम। तो भाई नियम क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, कहते हैं ना रूल बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, है ना। तो रूल बनाए जाते हैं तोड़ने, आज पूरी रात पढ़ाई करूँ, अरे आज सो लेता हूँ, रूल तोड़ दिया ना आपने। तो रूल बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, तो नियम जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं।
मीनिंग क्या है, रिजिड एंड डेफिनाइट प्लान्स दैट स्पेसिफाई व्हाट इज टू बी डन और नॉट डन इन गिवन सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन में वो सिचुएशन होगी तभी काम करेंगे, यानी टेम्परेरी। प्रोवाइड्स नो स्कोप फॉर चॉइस एंड जजमेंट, ठीक है। हेल्प्स टू रेगुलेट द बिहेवियर एंड फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन। जनरली लेज डाउन पेनाल्टी फॉर इट्स वायलेशन, बगैर हेलमेट के अगर गाड़ी चलाओगे तो क्या होता है, चालान कट जाता है ना, ये रूल है, फाइन देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कंपनी में हो सकता है भैया नो स्मोकिंग, अब नो स्मोकिंग रूल है, लेकिन किसी ने अगर स्मोकिंग कर ली तो क्या करोगे, धुआं उड़ा दिया उसने, तो भाई रूल है, 1000 रुपए की फाइन लग जाएगी, ठीक है। लंच ब्रेक एट 2 PM, ये रूल है, इससे पहले अलाउ नहीं है, स्कूल में भी देखा होगा, इससे पहले लंच करते हो टीचर डांटती है ना, तो वैसे ही ये सब टेम्परेरी रूल है, लेकिन आपने रूल तोड़े ना कई बार, आपने टाइम से पहले लंच किया होगा, ठीक है, कंपनीज में भी ऐसा होता है। डिफरेंस क्या है प्रोसीजर और रूल में, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है, जबकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, समय के हिसाब से बनाया जाता है। ब्रॉड एंड जर्नल होते हैं, जबकि स्पेसिफाइड एंड डिटेल्ड होते हैं कि आपको कहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रोसीजर फ्लेक्सिबल होता है, नॉर्मली रूल रिजिड होते हैं, वो अलग बात है कि तोड़ दिए जाते हैं। इसमें कोई पेनल्टी नहीं होती, जबकि इसमें पेनल्टी और वॉयलेशन, अगर आपने नहीं कहना माना तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, तो पेनल्टी देनी पड़ जाएगी रूल तोड़ने पर। फिर दूसरा हमारा डिफरेंस है रूल्स एंड मेथड के बीच में क्या है, तो भैया रूल्स नॉर्म्स एंड रिस्ट्रिक्शंस के बेसिस पे चलते हैं, जबकि स्टैंडर्ड्स वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है, वो तरीके होते हैं कि किस तरीके से काम को करना है, और जबकि ये नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, कि ये करना है और ये नहीं करना है, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, ठीक है, टू अचीव डिसिप्लिन, इसमें डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, और ये मेथड होते हैं एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। जो प्लान के सब प्लान्स हैं ये सब, है ना, प्लान के ही अंदर रूल्स और मेथड्स आते हैं। नो स्टैंडर्डाइजेशन रिक्वायर्ड, जबकि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए भैया, कि रिक्वायर्ड होगा कि कौन से किस तरीके से काम को करना है, कैसे करना है, कौन से मेथड से करना है, जबकि इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, ये रिटर्न होते हैं नॉर्मली। पेनाल्टीज अटैच टू वायलेशन, जबकि इसमें मेथड में कोई पेनाल्टी नहीं होती, जो बेस्ट मेथड होगा वो आप यूज करो, ये काम करने के लिए, ये किसी काम को रोकने के लिए होता है नॉर्मली। बेस्ड ऑन कॉमन सेंस होते हैं, भाई स्मोकिंग को रोकना कॉमन सेंस की बात है, सबको नहीं हजम होता ना धुआं तुम्हारा, तो बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड रिसर्च, ठीक है, मेथड्स एक्सपीरियंस से, रिसर्च से बेस्ट मेथड आप यूज करोगे। बजट, अगर हम बजट की बात करें तो बजट हमारा लास्ट प्लानिंग का हिस्सा होता है, ठीक है, बजट को हिंदी में भी बजट ही बोलते हैं मेरे हिसाब से, तो ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है, नॉर्मली ये बाकी सब थियोरेटिकल होते हैं, ये थोड़ा सा पैसे में होता है, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है ये। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ये पूछा भी जाता है कि बजट्स को किस में दिखाया जा सकता है, नंबर्स में दिखाया जा सकता है, न्यूमेरिकल टर्म्स में दिखाया जा सकता है। पर्पस की बात करें तो मेजर्स, यहाँ पर एक एमसीक्यूज बनता है आपका, याद रखना, जो हाईलाइट किया गया है इस पे एमसीक्यूज बने हैं कई बार, ठीक है, तो बजट को न्यूमेरिकल प्लान भी बोलते हैं, ठीक है, अंकित तौर पे भी व्यक्त किया जा सकता है। पर्पस क्या होता है, मेजर फ्यूचर फैक्ट्स, क्या, मेजर फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर, प्रोवाइड्स एज अ स्टैंडर्ड्स टू कंपेयर एक्चुअल फिगर्स विद एक्सपेक्टेड फिगर्स एंड टेक करेक्टिव एक्शंस ऑफ सब्सिक्वेंटली, ठीक है, किसी काम को करने में कितना पैसा खर्च होगा लास्ट, और सब कुछ जो क्वांटिटी हमने डिसाइड की है कि क्या कितना किसमें कितनी लागत आएगी, उसको आपको देखना है कि स्टैंडर्ड ऑफ कंपेयर एक्चुअल फिगर विद द एक्सपेक्टेड फिगर, हमको ये भी देखना है कि हमने कितना सोचा और कितना खर्चा आया, एक्सपेक्टेड फिगर के साथ कंपेयर भी, ये कंट्रोलिंग में भी काम आएगा। कई बार ऐसा होता है ना, हमने बजट बनाया था 5000 का, लेकिन खर्चा हुआ 4999, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन खर्चा हो गया 6999, भाई ज्यादा हो गया, क्यों, वो भी सब देखना है। तो बजट इसीलिए बनाया जाता है कि हम अपनी लिमिट में खर्चा करें। एग्जाम्पल क्या होगा, सेल्स बजट में भी बहुत सारे बजट होते हैं, सेल्स बजट होता है, परचेज बजट होता है, फ्लेक्सिबल कैश बजट, ठीक है, मार्केटिंग का हर चीज का बजट बनाया जाता है। अ सेल्स बजट में बी फॉरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन अ पर्टिकुलर मंथ, ठीक है, पर्टिकुलर मंथ में कितनी सेल होगी वगैरह वगैरह, इसका बजट बनाया जा सकता है। परचेज बजट, कितना खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, किस प्राइस पे खरीदेंगे, कैश बजट, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, ये सब। प्रोग्राम, भाई अभी तक हमने जितने प्लान देखे लगभग 7, उन सबको अगर अच्छे से आपने बनाया, सब प्रॉपर यूज किया या प्रॉपर मेंटेन किया उन सारे सब प्लान्स का, तो प्रोग्राम अच्छा होगा। तो प्रोग्राम लास्ट फंक्शन होता है या लास्ट पार्ट ऑफ प्लानिंग होता है। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ गोल, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल, टास्क
resources employed, and all other elements necessary to carry out the given course of action. A primary program can cover a major course of actions in an organization. For example, when the airline makes a program to expand operations to a new destination, it is a major program. ठीक है, ऐसे it is to be started by approval from the authorities, appointment of agent, representative and organizations of schedule etc. which from specific complementary program. तो program is a last function. लास्ट में पूरा इंटायर इन सारी के सारे सब प्लान्स को यूज करके हम लास्ट में देखेंगे कि सब कुछ कैसा रहा, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, रूल्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजी सबको यूज करके आप लास्ट में प्रोग्राम होता है, या हम कह सकते हैं कि लास्ट फंक्शन होता है या लास्ट पार्ट ऑफ द प्लानिंग होता है कि ये सब चीजें ठीक रही तो प्रोग्राम भी अच्छा ही रहेगा। तो प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम, ठीक है, यानी कार्यक्रम जिसको हम बोलते हैं। तो कार्यक्रम लास्ट में ठीक ही रहेगा। तो किस तरीके से ये सारी चीजें, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है एयरलाइन वगैरह की, कि हमको वो सोचना पड़ेगा कि आगे कैसे जो हम प्लान बनाया उन प्लान्स का यूज करके हम फाइनली प्रोग्राम कैसा रहेगा, ठीक है, सब ठीक ठाक रहेगा कि नहीं रहेगा, या ये सारी स्ट्रेटजीज और रूल्स धरे के धरे रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। आगे कुछ चीजें एक्टिवेट होंगी कि नहीं, जैसे अभी एयरलाइंस कंपनी को लाइसेंस ही नहीं मिला, सब कुछ हो गया, स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ रेडी है, लेकिन लाइसेंस ही नहीं मिला, अथॉरिटी से परमिशन ही नहीं मिली, तो फिर किस काम का, सब बेकार है ना। तो लास्ट में ये भी देखा जाएगा कि सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा। तो फाइनली यहाँ पर ये वन शॉट वीडियो था जिसमें हमने सभी पार्ट कवर किए। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स को निकल कर आते हैं वो डिफरेंसेस, साथ में नेचर ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ये 3 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लीजिएगा। डिफरेंसेस जितने भी हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड बाकी डिफरेंसेस जितने भी हैं ये सब प्लान के सब पार्ट्स में से, तो ये डिफरेंसेस 3-4 डिफरेंस जो मैंने दिए हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, और 3-4 क्वेश्चंस टोटल अगर आपने ये 8 क्वेश्चंस कर लिए लगभग, आपका पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा। ये कीवर्ड्स पॉइंट्स मैंने आपको जो दिए हैं स्टार्टिंग में वो आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले आपको ये पॉइंट्स दिए हैं, इसके बाद मैंने उनका एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे बेनिफिट्स, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ द प्लानिंग, इसके अलावा आपको फिर उनको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा फीचर्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है, और क्या क्या है, एंड लिमिटेशंस। 3 क्वेश्चन तो इनके ऊपर बन जाएंगे, बाकी आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो किसके ऊपर बनेंगे, लिमिटेशंस के बाद प्रोसीजर, ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस, ये पूरी की पूरी प्रोसेस। हाँ, चौथा क्वेश्चन ये होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक, ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लानिंग प्रोसेस क्या होगी, ये आपको स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है। बट एमपी बोर्ड को आने के चांसेस कम है बिकॉज इसमें स्टेप्स जो है वो लगभग आप देख रहे हैं 7 स्टेप्स हैं, तो चांस कम है, लेकिन वो आपसे पूछ सकता है कि प्लानिंग प्रोसेस की फर्स्ट 4 स्टेप्स लिखिए। तो आपको सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स, आपको 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन। तो फिलहाल में इस वन शॉट वीडियो में इतना ही। अगर आप यहाँ तक बने हैं और यहाँ तक आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और मैं आ रहा हूँ 26 से लाइव फॉर एमपी बोर्ड एज वेल एज अदर स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई स्टूडेंट के लिए, मैं जहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय भारत।